माँ, मैं अभी बाजार से आ रही हूँ। बाजार बहुत अच्छा सजा हुआ है। तरह तरह की सजाने की चीजें लगी हुई है। बम, पटाखे, मिठाई की दुकानें और तरह तरह के दिए। हाँ बेटा, एक दिन बाद दिवाली जो आने वाली है, बाजार तो सजेगा ही। माँ, मुझे भी अपने घर को सजाना है और घर में बहुत सारी रोशनी करनी है। कहते हैं जिसके घर में ज्यादा रोशनी होती है, लक्ष्मी माँ उनके घर आती है। अगर लक्ष्मी माँ हमारे घर आई तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। बात तो तेरी सही है बेटा, कितनी भी रोशनी कर ले पर हमारी घर की लक्ष्मी तो रूठी हुई है, न जाने कब आएगी। तो क्या माँ हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? क्या हम कभी अमीर नहीं होंगे? बेटा, हर किसी के दिन बदलते हैं, हमारे भी दिन एक न एक दिन जरूर बदलेंगे। तो फिक्र क्यों करती है? अभी तो दिवाली में एक दिन बाकी है, हम दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। सुमन अपनी बेटी रानी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो घरों में काम करके या कहीं मजदूरी करके अपना पेट पाला करती थी। कई दिन से उसे काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए घर में रोटी के लाले पड़े हुए थे। परंतु उसकी बेटी रानी बाजार की चकाचौंध देखकर बहुत खुश थी और मन में उम्मीद रखे हुए थी कि वो भी दिवाली मनाएगी। रानी पार्क में खेल रही थी, तभी सामने की कॉलोनी की एक लड़की प्रिया वहाँ पर आती है। अरे देखो, कितनी गरीब लड़की है, इसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। हम गरीब है तो क्या हुआ, पर किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब अपना पेट पालते हैं। इसलिए तो तुम गरीब के गरीब रह जाते हो। एक काम करो, मेरे पास कुछ पुरानी ड्रेस रखी हुई है, तुम पहन लेना, दिवाली पर तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं किसी से मांगी हुई चीजें नहीं लेती। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छी सुंदर ड्रेस बना रही है, मैं तो दिवाली पर वही पहनूंगी। गरीब है पर नखरे तो देखो इसकी, उतरी हुई चीजें नहीं पहनेगी। पता है कितनी महंगी ड्रेस है वो जो मैं तुझे देना चाहती हूँ। प्रिया और रानी एक दूसरे के घर के सामने रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत अलग थे। प्रिया हर चीज को पैसे में तोलती और रानी हर चीज को खुशी में। दिवाली का दिन आ गया था और रानी उदास बैठी थी। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठी है? आज तो दिवाली है ना? हमारे लिए कहाँ दिवाली है माँ? सब अपने घरों को इतनी अच्छी तरह से सजा रहे हैं, पर हमारे पास तो दिए में डालने के लिए तेल भी नहीं है। हम भला कैसे दिवाली मना सकते हैं? नहीं है तो क्या हुआ, दिए तो है ना। सुमन घर में रखी रंग बिरंगी पन्नियों से झालर और घर को सजाने के सामान को बनाती है और रास्ते में से कुछ बेकार सामान को जोड़ तोड़ कर घर को सजा देती है। रानी जब घर को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। माँ, आपने तो घर की बिल्कुल काया ही बदल दी। हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग और हाथ तो है। अब अपने दिमाग और हाथों का उपयोग करके इस घर को महलों से भी अच्छा सजा सकते हैं। मतलब ये सारी सजावट उन सामानों से हुई है जो ये अमीर लोग फेंक देते हैं। उन सामानों को उपयोग में लाकर हमने अपने घर को सजाया है। देख रानी, किसी महल से कम नहीं लग रही है हमारी झोपड़ी। सच में माँ, आपने तो कमाल कर दिया। उधर प्रिया अपने घर के आगे महंगे महंगे पटाखों को फोड़ रही थी और रानी उसको देख रही थी। तभी प्रिया की माँ वहाँ आती है। ए लड़की, टुकुर टुकुर क्या देखी जा रही है? तेरे घर तो रोशनी तक नहीं है और तू मेरी बेटी को पटाखे जलाते हुए देखकर जल रही है। मेरी बेटी को नजर लगाएगी क्या? नहीं मालकिन, आपके पटाखे बहुत अच्छे हैं। मेरा भी मन करता है पटाखे जलाने का, पर हमारे पास पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? प्रिया, देख इन गरीब लोगों से बचकर रहना, कहीं ये तेरे पटाखे चुरा ना ले। इसकी नीयत सही नहीं लग रही है। जानती है ना ये कितने महंगे विदेशी पटाखे हैं। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, इनमें से एक भी पटाखा मैं इसको नहीं लेने दूंगी। प्रिया, मैं तुम्हारी मौसी के घर दिवाली की मिठाई देकर आती हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान रखना।
प्रिया पटाखे जला रही होती है और अनुष्का वहाँ से अपनी बहन के यहाँ चली जाती है। थोड़ी देर में प्रिया जो पटाखा जलाती है उसमें से एक रॉकेट उसके घर में जाकर घुस जाता है और दूसरा उसके ड्रेस में लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस आग से बचाओ, मैं जल रही हूँ। चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रानी तुरंत अपने झोंपड़ी में जाकर खाट पर बिछे कंबल को ले आती है और पास की बाल्टी के पानी में भिगो लेती है। उसे इस तरह भागते देखकर सुमन भी उसके पीछे पीछे आती है। सुमन जब प्रिया को आग की लपटों में देखती है तो दोनों माँ बेटी मिलकर प्रिया को उस आग से बचाने की कोशिश करती है और कामयाब होती है और उसे अपने झोंपड़ी में ले आती है। प्रिया को होश आता है तो वह आँख खोलकर देखती है। रानी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हें हमारे पटाखे भी नहीं छूने दिए और तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम्हारा मजाक भी उड़ाया। मुझे अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी तो मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। इतने में अनुष्का भी वहाँ आ जाती है। जब सारी बात का उसको पता चलता है तो वो हाथ जोड़कर रानी और सुमन से माफी मांगती है और नजर दौड़ा कर देखती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। आज आपकी बेटी की वजह से मेरी बेटी की जान बची है, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। जिस तरह से मेरी बेटी रानी है उसी तरह से प्रिया भी मेरी बेटी समान है। मैं कभी किसी बच्चों में फर्क नहीं करती। बच्चों में अमीर और गरीब कहाँ भला, वो तो ईश्वर का रूप होते हैं। अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ कहिए। आपने अपने कमरे को इतना सुंदर सजाया है, आपको ये अच्छा सामान कहाँ पे मिला? मुझे तो पूरे मार्केट में दिवाली के लिए इतना सुंदर सामान मिला ही नहीं। ये मार्केट का सामान नहीं बल्कि मेरे हाथों का सामान है। मैंने उन सामानों से पूरे घर को सजाया है जो आप लोगों के लिए वेस्ट हो जाता है। You mean वेस्ट मटेरियल से आपने पूरे घर को सजाया? ये तो मेरी महंगे सामानों से भी बहुत प्यारा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिन चीजों का हम उपयोग नहीं करते उससे इतनी सुंदर चीजें बनाई जा सकती है। हाँ वो तो है। सुमन जी, आज से आप मेरी छोटी बहन है। हम दोनों आपस में मिलकर दिवाली मनाएंगे और इस बार की दिवाली हम दोनों के लिए खास होगी। आप अपनी इस हुनर को मेरे साथ बांटिए। हम दोनों एक बहुत अच्छी कंपनी बनाएंगे। हुनर आपका और पैसा मेरा। देखना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे हम लोग। अनुष्का सुमन के हुनर को तलाशती है और उसके टैलेंट से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर बाजार में बेचती है। सुमन का बहुत अच्छा व्यापार चलता है और उसके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं। वो भी अमीर बन जाती है, परंतु वो अपनी गरीबी के दिन नहीं भूलती और हमेशा गरीबों की सहायता करती है और अपनी दिवाली हमेशा गरीबों के साथ ही मनाती है। 16 साल का रमेश अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। घर पर 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। रमेश के पिता मजदूरी का काम करते थे जिसमें बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता। एक दिन मजदूरी का काम करते समय रमेश के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। घर पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे के सर से उसके पिता का साया छीनकर तुझे क्या मिला? अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? माँ, तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं रखूंगा तेरा ख्याल। घर की जिम्मेदारी अब रमेश पर आ गई थी। रमेश काम की तलाश में मारा मारा फिरने लगता है। साहब, कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं भाई, कोई काम नहीं है। भैया, कुछ काम मिलेगा क्या? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कोई काम नहीं है भाई। रमेश पूरा दिन यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है। वो एक ढाबे पर पहुँचता है। साहब, कुछ काम मिलेगा? मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ में हूँ साहब, कोई काम दे दो। काम तो है, मगर क्या तू कर लेगा? मैं सारा काम कर लूंगा साहब। ठीक है, तो कल से आ जाना। मुझे ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन मांजने के लिए एक लड़का चाहिए, तो तू कल से आ जाइयो। जी शुक्रिया साहब, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा।
रमेश खुशी खुशी घर जाता है। माँ मुझे काम मिल गया है। अरे वाह मेरे लाल, तो दिल लगाकर काम करना। अगले दिन रमेश ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। ढाबे का मालिक सुंदर बहुत ही गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बात पर रमेश को डांटता रहता था। अरे नालायक, ये कैसी सफाई हुई है? गंदगी तो वही की वही है और कहता है सफाई हो गई। चल दोबारा से झाड़ू लगा। जी साहब, अभी लगा देता हूँ। रमेश दिल लगाकर काम करता, लेकिन सुंदर उसे कोई ना कोई बहाना ढूंढकर डांटता रहता। एक दिन रमेश से बर्तन साफ करते समय एक कांच का गिलास टूट गया। नालायक, ये क्या किया तूने? तेरे बाप का माल है क्या जो तोड़ फोड़ कर रहा है? देख कर काम नहीं कर सकता। इतना काम नहीं करता जितना नुकसान कर देता है। तेरे बस का नहीं है कोई काम करना। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो। ना बाबा ना, मैं अपना और नुकसान नहीं करवा सकता। ये ले अपना आज तक का हिसाब पकड़ और चल निकल यहाँ से। सुंदर रमेश को उसके कुछ दिन किए काम के पैसे देके ढाबे से निकाल देता है। रमेश दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है। माँ मेरे काम मिलने की खबर पर कितना खुश थी। अब उनसे घर जाकर क्या बताऊं कि मुझे काम से निकाल दिया गया। रास्ते में रमेश को एक रेहड़ी पर एक व्यक्ति पराठे बेचता दिखाई देता है। उसके पराठे की खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। उसके पास बहुत भीड़ लगी थी। इसके पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और भीड़ भी बहुत है इसके पास। ये तो पराठे बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता है। क्यों ना इस पैसों से मैं अपना भी ऐसा ही कोई काम खोलूं। घर पहुंचकर रमेश अपनी माँ से पराठे बनाने की विधि पूछता है। अरे आज तुझे क्या हुआ? ढाबे पर पराठे बनाने का काम भी मिल गया क्या? रमेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, तू अपना ही कुछ काम करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तेरे साथ हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो उन्हें भी अपने काम में इस्तेमाल कर ले। मैं तेरे साथ हूँ। मैं पराठे बनाने में तेरी मदद करूँगी। रमेश अगले दिन से ही अपनी पराठे की ठेली लगाने की तैयारी में जुट जाता है। रमेश की माँ भी उसका सहयोग करती है और जल्द ही वे लोग शहर के बाजार में ठेली लगाकर पराठे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। रमेश की माँ पराठे बनाती और रमेश उन्हें ग्राहकों को परोस देता। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। अब तो उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। रमेश के पराठे पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए थे। रमेश की आमदनी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे पैसे जोड़कर रमेश ने एक दुकान खरीद ली जिसका नाम था रमेश पराठे वाला। रमेश ने दुकान पर काम करने के लिए नौकर रख लिए। उसके दुकान पर हर प्रकार के पराठे मिलते। आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा आदि। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर पराठे खाने आते। बेटा, तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अपनी मेहनत और लगन से तूने बहुत तरक्की की है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे यूं ही तरक्की दे और तू जिंदगी में बहुत आगे जाए। माँ, ये सब मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थी। इस दुकान बनने में केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारी मेहनत भी है माँ। रमेश और उसकी माँ की मेहनत से उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। संजू ने अपने खेत में गोभी के पौधे लगा दिए। इस साल उसे अच्छी आवक मिलने की पूरी आशा थी। वह पूरी तन्मयता और लगन के साथ खेती करता था। उसके एक पड़ोसी सरयू ने जब उसके खेतों पर नजर डाली तो उसे संजू की तारीफ करनी ही पड़ी। अरे यार संजू, तुम्हारी खेती करने के तरीके को देखकर मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी सब्जी की खेती करूं। एक बात तो पक्की है कि तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सरयू भाई, बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता। छोटी छोटी चींटियां भी अपना पेट भरने के लिए छोटे छोटे शक्कर के टुकड़े को दिन भर ढाते रहते हैं। हम गरीब किसान भी अपना प्रयास करते रहते हैं। आजकल नील गाय सांड वगैरह का प्रकोप बढ़ गया है, इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रात में खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। देखो, मैंने तो मचान भी बना ली है। अपने तो रात इस मचान पर बीत जाती है। अरे भाई, तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पास में जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। भैया, हम भी लाठी लेकर तैयारी में रहते हैं। डर कर घर में बैठने से तो काम होना ही अच्छा है। अरे लगे रहो संजू भाई,
हम भी अपने खेतों के रुख के लिए एक आदमी नियुक्त कर देते हैं, आगे भगवान मालिक हैं। संजू के खेतों में गोभी के पौधे कुछ और बड़े हुए। यह देखकर वह बहुत खुश होता है। एक दिन उसे जोरदार बुखार आता है। उसने अपनी पत्नी राधा से खेत पर जाने में असमर्थता जताई। राधा, आज बुखार से बदन टूट रहा है, उठने की हिम्मत नहीं है। मैं काढ़ा बना देती हूँ, पहले कुछ खा लीजिए फिर पी लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। रोज रोज दिन रात परेशान होते हैं, यह रात दिन की परेशानी कितने दिनों तक झेलेंगे? राधा, यही खेती तो हमारे जीने का सहारा है, परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। दवा पीकर खेत पर चला जाऊंगा। खाना खिला देती हूँ और काढ़ा बना देती हूँ, पीकर चुपचाप आराम कीजिए। संजू खा पीकर दवाई लेकर लेटा हुआ था। अचानक उसने लाठी उठाई और खेत पर जाने के लिए खड़ा हुआ। वह जब घर से निकला तो चल नहीं पाया और चक्कर खाकर गिर गया। आवाज सुनकर राधा दौड़ी आई। उसने संजू को सहारा दिया और घर में लाकर खाट पर लिटा दिया। क्या जरूरत थी तपते बुखार में बाहर जाने की? अगर नहीं जाओगे तो क्या आफत आ जाएगी? जो होगा देखा जाएगा, जान है तो जहान है। संजू की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वह कुछ न बोल पाया और चुपचाप सो गया। दूसरे दिन संजू जब अपने खेत देखने पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर ठगा सा रह गया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारी खेती जानवरों ने चरकर साफ कर दी। सरयू भी वहां आ पहुंचा। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, पूरा खेत साफ कर दिया। मैंने सुना था तुम्हें बहुत जोरों का बुखार आया था, इसीलिए रात को मचान खाली दिखाई पड़ी थी। मैंने सोचा कि कहीं चले गए होगे। सरयू वहाँ से गया। इतने में गांव का किसान भोला वहाँ आ पहुँचा। शंकु भैया, आज सवेरे मैंने ही सरयू को बहुत डांटा था। उसने आपके खेत में सारे सांडों को हाँक दिया था। मैंने कहा तो उसने उत्तर दिया कि अपना अपना नसीब है, आज इन सांडों को भी अपने नसीब का खा लेने दो। सरयू आपसे बहुत जलता है। संजू दुखी मन से खेत के अंदर जाता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसे एक जगह सफेद चीज चमकती हुई दिखाई देती है। वह पास चला गया तो उसने देखा एक पौधे में गोभी के फूल आ रहे थे। अरे ये क्या, ये तो जैसे चांदी के फूल हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है, ये गोभी मेरे खेत में कैसे आ गई? संजू दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी राधा को बुलाया। दोनों ने जब देखा तब चांदी का गोभी का फूल बहुत बड़ा हो चुका था। हाय दैया, मैं यह क्या देख रही हूँ? यह तो शुद्ध चांदी है। भगवान ने तो हमारी चांदी कर दी। हे भगवान, एक नुकसान के बदले इतना सब कुछ दे रहे हो। क्या मुझ गरीब की परीक्षा ले रहे हो? अब बहुत हो चुका, मैं खेती में मेहनत करूंगा, आप तो मेरी रक्षा करेंगे, ये पक्का विश्वास हो गया है। उस चांदी की गोभी को लेकर दोनों घर आ गए। वह शुद्ध चांदी थी। उसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे मिले। उन दोनों की खुशी की सीमा नहीं थी। दूसरे दिन जब संजू खेत में पहुंचा तो उसी गोभी के पौधे में से एक और चांदी का फूल देखकर खुशी से पागल हो गया। आसपास के पेड़ पौधे फिर से बड़े हो गए थे। जादुई गोभी ने उनकी जिंदगी बदल दी। संजू ने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। संजू की माली हालत बहुत अच्छी हो गई। शानदार घर और उसके पास सामान सब कुछ बदल गया था। उसके पड़ोसी सरयू के सीने पर सांप लौटने लगे। उसने संजू की जादुई गोभी का चमत्कार देख लिया था। वह रात में गोभी के खेत में पहुंच गया। उसने चांदी का फूल तोड़ा और चुपचाप उसे लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी फूला को बुलाया। अरे फूला, इधर आओ, ये देखो चांदी की गोभी लाया हो। पूरे पगला गए हो, यह तालाब की माटी उठा लाए हो, हमसे चांदी बता रहे हो। अरे जब मैंने इसे तोड़ा तब चांदी था, अब मिट्टी कैसे हो गया? इतने में चांदी की गोभी घर के दरवाजे पर दिखाई पड़ी। उसमें से आवाज आई, मैं सच्ची मेहनती और ईमानदार संजू की गोभी हूँ। चोर और लालची के पास कभी नहीं रहूंगी। अब तुम माटी की गोभी के साथ रहो। मैं संजू के घर चली। इतना कहकर चांदी की गोभी उड़कर संजू के घर पहुँच गई। सरयू और फूला हाथ मलते रह गए।